नमस्ते दोस्तों। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके जीवन में देखिएगा खुशियां रहेगी। ठीक है। लगातार जो है आप समाज में एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ जीवन बिताएंगे, सम्मान के साथ जीवन बिताएंगे, अपने मनचाहे पद को प्राप्त कर पाएंगे, अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, परिवार में खुशियां होगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो चाहे वो आपका पारिवारिक संबंध हो या फिर समाज में आपका अस्तित्व हो या फिर ऑफिस हो, हर एक जगह जो है आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं खराब प्रवृत्ति का होगा, नकारात्मक प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कोट कहा गया है। ठीक है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, उसी के अनुसार जो है वो समाज में आपका व्यक्तित्व परिदृश्य होता है। ठीक है, परिलक्षित होता है। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। आज का डेट है 11 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे अरुण गोयल, जो कि चुनाव आयोग के इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, चुनाव आयुक्त। उन्होंने 9 मार्च को इस्तीफा दे दिया है और इनका जो नियुक्ति था एज ए इलेक्शन कमिश्नर वो भी बहुत ज्यादा विवादास्पद था। ठीक है। और अभी 9 मार्च को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो इस्तीफा पत्र है उसे स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बहुत जल्द ही अभी जो है आचार संहिता लागू होने वाला है। उससे जस्ट पहले इस तरह का बड़ा निर्णय जो लिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन में जो मुख्यतः एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। एक और जो इलेक्शन कमिश्नर बचे हुए हैं उनका नाम जो है अनूप चंद्र पांडे है, जो कि फरवरी में सेवानिवृत्त, और गोयल जी का जो टेन्योर था 2027 तक था, जो अभी इस्तीफा दिए और प्रेसिडेंट ने उसे स्वीकार भी कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ जो अभी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विवादास्पद है। क्यों है? क्योंकि पहले जो था पीएम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन पार्टी के लीडर होते थे, लेकिन वर्तमान समय में अभी सरकार ने इसे चेंज कर दिया है और अपोजिशन के लीडर होंगे, वहीं सीजेआई जो होंगे वो नहीं होंगे। उसके स्थान पर जो रूलिंग पार्टी है उसमें के एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। उसी कारण जो है यहाँ पे लगातार विवाद रहता है कि इलेक्शन कमीशन जैसे बहुत महत्वपूर्ण कमीशन है देश की लोकतंत्र को स्थापित रखने के लिए, वहीं पे इन्हीं के इलेक्शन में जो है समस्या हो रही है। इन्हीं के जो इलेक्टिंग पैनल हैं वहां जो सदस्य बनाए गए हैं वही जो है पक्षपातपूर्ण है। यहाँ पे एक जो पीएम है और एक जो है रूलिंग पार्टी से चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तो यहाँ पे दोनों जो है वो रूलिंग पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपोजिशन लीडर का जो भी ओपिनियन होगा उसे माना ही नहीं जाएगा। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है, फ्रांस का, जिसमें अभी हाल ही में फ्रांस के सरकार ने महिलाओं के लिए एबॉर्शन का अधिकार दे दिया है। ठीक है, महिलाओं को स्वेच्छा से गर्भपात को समाप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है और ये जो है 4 मार्च को ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया गया। ठीक है, जिससे कि फ्रांस जो है वो गर्भपात को कानूनी बनाने के 49 साल बाद इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 49 साल बाद, और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसको गर्भपात को कानूनी बनाया गया है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है महिलाओं को। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और एक बुक है इस आर्टिकल में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, द सेकेंड सेक्स। इसके बारे में फ्रांसीसी नारीवादी आइकॉन सिमोन डी बेवायर ये राइटर थे द सेकेंड सेक्स का। इसी के बारे में सबसे ज्यादा जो राइटर जो है इसे प्रमोट किया गया कि जो अबॉर्शन है उसका अधिकार महिलाओं को दिया जाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे एक और राइटर थे जिनका बहुत ज्यादा नाम लिया गया है इस आर्टिकल में, बोयू बोयर। ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इससे क्या क्या फायदे होंगे। भारत में भी हिंदी में लाया गया था इसका एक संस्करण, द सेकेंड सेक्स, उसी को कहा जाता है स्त्री की उपेक्षिता। इसी नाम से बुक लाया गया था, स्त्री की उपेक्षिता। ठीक है। परंतु यहाँ पे बहुत सी त्रुटियां देखी गई अनुवाद में, फिर से इसे एक नया संस्करण अभी हाल ही में लाया गया है। ठीक है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और हिंदी प्रकाशक वाणी प्रकाशन से 2022 में एक नया अनुवाद शुरू करने का फैसला किया गया, जिसका मोनिका सिंह ने सीधे फ्रेंच से अनुवाद किया है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बुक हो जाता है। हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और ये जो अबॉर्शन का फ्रीडम दिया गया है महिलाओं को, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं
उनके समाज में, और इससे भारत को क्या सीखना चाहिए, ठीक है, भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, ना कानून ना कर्तव्य, सुरक्षित सैन्य नौकरियों और युद्ध क्षेत्रों में भारतीयों पर अनेक प्रकार के उत्पीड़न देखे जा रहे हैं। लगातार जो है वो भारतीयों को आकर्षित किया जा रहा है धोखे से, और वो भी सिर्फ रूस की तरफ से लड़ने के लिए सैनिक के रूप में। यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है तो रसिया के द्वारा लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीयों को आकर्षित किया जा रहा है या भ्रमित करके अपने सैनिक में ज्वाइन कर यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। अभी हाल ही में 2 सैनिकों की मौत हो गई जो भारतीय थे, ठीक है। इसलिए हैदराबाद के जो सांसद हैं वहां एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में एक आवेदन दिया गया, तभी से सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो गई है, ठीक है। तो इसे क्या कैसे चेंज किया जाता है, जैसे रूसी सेना ने किस तरह से सैनिकों को लालच दिया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि चाहे वो मानव तस्करी हो या फिर रूस की यात्रा करने वाले लोगों को किसी तरह धोखे के आरोप में रखकर और जबरन जो है वो सैनिक के रूप में लड़ाया जा रहा है। उसके बाद ऑनलाइन वीडियो विज्ञापनों द्वारा, ठीक है, भारतीय जो युवा है उसको भ्रमित किया जा रहा है, या फिर सुरक्षित नौकरी देने के वादे किए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर यूरोपीय शेंगेन राज्यों में बेहतर नौकरी प्रदान करने के लिए भारतीय जितने भी युवा हैं उसको आकर्षित किया जा रहा है। तो इस तरह से ज्यादा ज्यादा रिक्रूट किया जा रहा है रूसी सेना में भारतीयों को, ठीक है। इसे रोकने की आवश्यकता है, और भारत और रूस के बीच में बेहतर संबंध होते हुए भी भारत सरकार के द्वारा कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है इसके प्रति। तो इसके लिए देखा जा रहा है कि अभी इसका अगला कदम क्या होगा। तो इजराइल भी भारत का एलाई कंट्री, जिस तरह से भारत रसिया का एक एलाई कंट्री, उसी तरह से इजराइल से भी बेहतर संबंध है भारत का। तो इजराइल और अभी फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो वहां पे भी ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत ने कठोर कदम नहीं उठाया तो फिर से इजराइल के द्वारा भी बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को रिक्रूट किया जाएगा। तो वहां पे भी जान मान की हानि होगी, और इजराइल की तरफ से भारतीय युवा जो है वो फिलिस्तीन में भी लड़ सकते हैं, अगर अभी वर्तमान समय में रसिया के द्वारा जो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसे रोका नहीं गया। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, क्या सरकार को नया टोल कलेक्शन सिस्टम लाने जा रही है। मतलब कि अभी जो वर्तमान समय में नया जो है एक टोल टैक्स सिस्टम लाया जा रहा है जो कि जीपीएस बेस्ड होगा। तो जीपीएस जो यूएसए का था उसके स्थान पे भारत ने अपने गगन सैटेलाइट का यहाँ पे उपयोग किया है, जिससे भारत जो है लगभग 10 मीटर तक एक्यूरेसी प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होगा उसी को ओबीयू कहा जाता है। मतलब कि ऑन बोर्ड यूनिट, एक ट्रैकिंग डिवाइस शामिल होगा, ठीक है, जो वाहन में होगा। इसी से अब कहीं पे रुकने की आवश्यकता नहीं है। फास्टैग में थोड़ा सा देर भी हो जाता था, लेकिन अब इसमें आसानी से टोल कट जाएगा। लेकिन इसमें अनेक समस्याएं भी है, ठीक है। तो क्या क्या समस्या है, जैसे कि अगर भुगतान नहीं करता है तो उसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, कोई भी बाधा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ओबीयू डिवाइस से जुड़े बिना राजमार्ग पर यात्रा कर सकता है कोई भी वाहन, या फिर भुगतान से बचने के लिए जो वन बोर्ड यूनिट डिवाइस है उसको जानबूझकर बंद किया जा सकता है। उसके बाद कार का ओबीयू जो वन बोर्ड यूनिट होगा उसका उपयोग किया जा सकता है बड़े वाहन, भारी वाहन या ट्रकों के लिए, उससे कम टोल टैक्स कटेगा। तो इसके क्या समाधान हो सकते हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल है, अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 9 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पे यही कंट्रोवर्सी है। अभी हाल ही में एक और जो इलेक्शन कमिश्नर थे अनूप चंद्रा पांडे, वे फरवरी में ही रिटायर हुए हैं, और दूसरा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अभी अरुण गोयल जो है इस्तीफा दे दिए। तो सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और अभी लोकसभा का इतना इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला है, उससे जस्ट पहले इस तरह का जो निर्णय लिया गया है इलेक्शन कमीशन में, ये बहुत ही ज्यादा समस्या प्रदान कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है अभी वर्तमान के चुनाव के आयोजन में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 9 मार्च को इस्तीफा दे दिया, और कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार इनका जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति ने 9 मार्च से स्वीकार कर लिया है। तो श्री गोयल का कार्यकाल जबकि 2027 तक था, उनके इस्तीफे के साथ ही चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य रह गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो हैं और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में जो है वो सेवानिवृत्त हो गए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह गए। तो चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई ने 2 दिन पहले यह घटनाक्रम सामने लाई, और दुनिया के
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है उससे 2 दिन पहले इस तरह की समस्या हो गई कि इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता व्यक्त हो रही है, गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है और सरकार उस पर देख रहे हैं, क्लियर लिखा जाता है कि सरकार उस पर किस तरह से दबाव डालती है, क्योंकि जो उनका इलेक्टिंग पैनल है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर का, वो भी कहीं ना कहीं जो है पक्षपातपूर्ण है। पहले जो था वहां पे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन पार्टी के लीडर होते थे, लेकिन वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है और उनके स्थान पे जो रूलिंग कैबिनेट है, कैबिनेट पार्टी से कोई मिनिस्टर को शामिल किया गया है, जिससे कि ये पक्षपातपूर्ण जो पैनल हो गया है, यहाँ पे हमेशा जो है वो रूलिंग पार्टी का दबदबा रहेगा, वो जिसको चाहेंगे या फिर वही अधिकारी यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जो सरकार की ओर झुकाव रखते हैं, रूलिंग पार्टी की ओर झुकाव रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पैनल है यहाँ पे भी सही कदम उठाने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि संसद तो उठाएगा नहीं, तो इसमें बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है। तो यहाँ पे एक जनहित याचिका के बारे में बात की जा रही है। जब ये इलेक्शन कमिश्नर बने थे अरुण गोयल, तो उन पे लगातार उस समय भी विवाद हुआ था, जो उनका इलेक्टिंग प्रोसेस था वहां पे भी लगातार विवाद उत्पन्न हुआ था। इससे पहले एक एनजीओ जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने श्री गोयल की नियुक्ति की चुनौती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इस पीआईएल दायर किया था। ठीक है, और इसमें जो पीआईएल दायर किया गया था, मेनली जो पीआईएल इसलिए दायर किया गया था ये एनजीओ के द्वारा, उसका कहना था कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है श्री गोयल के नियुक्ति में, और शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा गया कि एक संविधान पीठ पहले ही प्रक्रिया की जांच कर चुका है और कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित करने से बच रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी उससे बच रही है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया की बात कर लें, जो बातें हमने अभी की कि चुनाव आयोग में मौजूदा रिक्तियों को नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार भरना होगा, जिसे सरकार पिछले साल दिसंबर में लाई थी। ठीक है, वही बात कर रहा है, दिसंबर में जो है कुछ चेंजेस की गई थी, जो महत्वपूर्ण चेंजेस की गई थी, जो रूलिंग पार्टी अपने हित के लिए की है। तो इस अधिनियम में प्रावधान किया जाता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक प्रधानमंत्री के नामित केंद्रीय मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे और आयोग के सदस्यों का चयन करेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन करेंगे, इसलिए ये पक्षपातपूर्ण है। देख सकते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री खुद होंगे और एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित जो है वो रूलिंग पार्टी से ही एक केंद्रीय मंत्री होंगे और एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। इनका कोई भी औचित्य नहीं है, उनकी कोई भी बात मानी ही नहीं जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। ठीक है, जिसमें अभी इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए जो है लगातार विवाद उत्पन्न हो गया, अनेक तरीके से विवाद उत्पन्न हो गया है। इनके इलेक्टिंग जो पैनल हैं वहां पे लगातार समस्या रही है, इसे सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सही निर्णय देने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया गया है फ्रांस के सरकार के द्वारा, जिसमें महिलाओं को एबॉर्शन, ठीक है, एबॉर्शन कराने की एक अधिकार दी गई है। फ्रीडम ऑफ वुमेन टू वॉलेंट्री टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो 4 मार्च 2024 को ये बहुत ही बहुमूल्य अधिकार दिया गया महिलाओं को फ्रांस में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग कुछ विस्तार से पढ़ लेते हैं। 4 मार्च 2024 एक यादगार दिन रहेगा। यह फ्रांस की संविधान में महिलाओं को स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे कि फ्रांस जो है वो गर्भपात से संबंधित कानून बनाने के लिए लगभग 49 साल बाद इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, और ऐसे समय में जब दुनिया के कई क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार खतरे में हैं, लगातार देखा जाता है, चाहे वो अरेबियन कंट्री हो, चाहे वो इंडिया का ही एग्जाम्पल ले ले, बहुत जगह भी महिलाओं को पूर्णतः अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, या तो पेपर्स में ऑन पेपर बहुत से अधिकार दिए गए हैं, पर जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो बहुत से भेदभावपूर्ण रवैये अभी भी किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अरेबियन कंट्री में भी बहुत ज्यादा कड़ा कानून है, या फिर और भी विभिन्न कंट्री में महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा कड़ा कानून रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जहां दुनिया के कई क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार खतरे में है और फ्रांस जैसे देश जो है वो दुनिया भर में महिलाओं को एकजुट करने के लिए एक यूनिवर्सल संदेश दे रहा है। ठीक है, सार्वभौमिक संदेश दे रहा है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई कि महिलाओं को जो है वो अपने एबॉर्शन के लिए स्वतंत्रता दी जाए। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों के इतिहास को समझने के लिए, विशेष रूप से
शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार को समझने के लिए किसी को वर्ष 1949 में वापस जाना होगा, जब फ्रांसीसी नारीवादी आइकन सिमोन डी बेवॉयर ने द सेकेंड सेक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, प्रकाशित किया था। और इस बहुत लंबी बुक के दूसरे खंड में कहा गया था कि कोई पैदा नहीं होता है बल्कि एक महिला बन जाता है। तो इसी में आगे कहा जाता है ब्यूबोयर के द्वारा, ब्यूबोयर ने मातृत्व पर अध्ययन में गर्भपात के लिए एक पूरा खंड समर्पित किया है, और इस अभूतपूर्व दार्शनिक कार्य में जहां वह नारीवादी विचारों को अस्तित्व संबंधी सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। इसी में आगे एक और लेखिका है प्रोफेसर चाइस, वकालत के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार करती है। तो एक मां और देखभालकर्ता के रूप में एक महिला की न्यूनतावादी छवि को चुनौती देते हुए वह महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार की वकालत करती है। ठीक है, जो अस्तित्ववाद के लिए आवश्यक है। किसी भी जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है इस धरती पे, उसे एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का स्वतंत्रता होना ही चाहिए। और उसके अनुसार अगर एक महिला को अपने जैविक भाग्य की जिम्मेदारी लेनी है, अगर उसे अपनी शर्तों पर जीवन जीना है, तो उसे गर्भ निरोधक के अलावा एक मुफ्त, सुरक्षित और एक कानूनी गर्भपात सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इस बुक में कहा गया था। देख सकते हैं ये जो बुक है फ्रेंच में इस तरह से दिखता है, और भारत में भी स्त्री उपेक्षिता के नाम से इसका एक ट्रांसलेट वर्जन आया है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि इस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपने समय के पाखंड की कड़ी आलोचना करते हैं, जहां असंख्य महिलाएं गर्भपात का सहारा लेती हैं, फिर भी उन्हें यह काम जो है वो गुप्त रूप से करना पड़ता है, छिप के करना पड़ता है। हालांकि ब्योबायर के समय में गर्भपात बड़े पैमाने पर किया जाता था, और एक महिला को 5 साल तक कैद की सजा दी जाती थी अगर वो पकड़ी जाती है। ठीक है, तो गर्भपात के अधिकार का अभाव जो है वो महिलाओं के खिलाफ बड़े संस्थागत उत्पीड़न का हिस्सा है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रदर्शित करता है, उनके परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो है वो जेंडर इक्वलिटी की ओर नहीं बढ़ के जेंडर बेस्ड जो भी उत्पीड़न किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच को प्रदर्शित करता है। उसी में कहा जाता है कि हर महिला को मुफ्त, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात उपलब्ध होना चाहिए। ये उनका गरिमापूर्ण जीवन का एक अधिकार का हिस्सा है। और कानूनी गर्भपात का विकल्प जो है वो बैकस्ट्रीट गर्भपात है, जिसके अक्सर महिलाओं के लिए रक्तस्राव, सेप्टिसीमिया और मृत्यु जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब छुपाकर कार्य करते हैं, बहुत से जो अनट्रेन्ड डॉक्टर होते हैं वो इस तरह कार्य करते हैं, तो कई बार महिलाओं की जान चली जाती है या फिर बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, उसी में आगे कहा जाता है एक नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनावर्स के द्वारा जो है वो एबॉर्शन के लिए क्या कहा गया, तो एनी एनार्कस के लेवेनमेंट में मार्मिम आत्मकथात्मक लेख याद की गई, जहां वह, तो यहाँ पे एनी एनार्कस ने भी एक बार गर्भपात कराया था। वो इसी के बारे में अपने विचार को साझा करती है कि वह 1963 में अपने अवैध गर्भपात की कहानी सुनाई है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता है और एबॉर्शन के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, छिपे रूप से कार्य नहीं करना चाहिए। जब द सेकेंड सेक्स 1949 को प्रकाशित हुआ, तब यह पाठ जो है तत्काल सफल रहा और दुनिया भर की दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किए गए, जिससे फ्रांस में गर्भपात को वैध बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। ठीक है, यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आज निर्णय आया है 4 मार्च को कि अबॉर्शन को पूर्णतः जो है वो फ्री कर दिया गया है। फ्रांस में महिलाओं को ये स्वतंत्रता दी गई है, तो ये बुक का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अपनी दार्शनिक मान्यताओं के अनुसार ब्यू बोयर एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्होंने जीन पॉल सार्त्र, याद रखिएगा, के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप रखे थे, एक खुला रिलेशन रखे थे, उसमें रहे, जिससे उन्होंने कभी शादी नहीं की, ना ही बच्चे हुए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने लगातार जो है वो एबॉर्शन को सपोर्ट किया। उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी विघटनकारी विचारों और जीवन शैली के लिए आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था उस समय। परंतु ये बुक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही महिलाओं को एबॉर्शन के फ्री अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है, तो इसी में एक सशक्त याचिका की बात की जा रही है। 1971 में बोयुवायर ने 343 का घोषणा पत्र लिखा, जिस पर 343 प्रतिष्ठित महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उनका गर्भपात हुआ था। तो फ्रांसीसी सामाजिक लोकतांत्रिक पत्रिका ने ले नोबेल ऑब्जर्वेंटर
में प्रकाशित याचिका इस शक्तिशाली बयान से शुरू हुआ कि फ्रांस में हर साल लगभग 10 लाख महिलाएं अबॉर्शन कराती है और ये जो प्राइवेसी है उसकी निंदा करते हुए वे खतरनाक परिस्थितियों में ऐसा करते हैं, ठीक है। और सभी जो अवैध रूप से गर्भपात कराती है जिससे बहुत सी महिलाओं की मौत भी हो जाती है। तो इस खतरनाक परिस्थितियों में ऐसा करते हैं जबकि चिकित्सीय देखरेख में होना चाहिए। यह सबसे सरल प्रक्रिया में से एक है और समाज इन लाखों महिलाओं को चुप करा रहा था, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं उनमें से एक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा गर्भपात हो गया है। जिस तरह हम गर्भ निरोधक तक मुफ्त पहुंच की मांग करते थे और वो मिल गया, और उसी तरह हम गर्भपात कराने की आज़ादी की भी मांग करते हैं और वो भी 4 मार्च को मिल गया, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि 4 साल सबसे ज़्यादा क्रूशल रहे इस तरह के निर्णय लाने में। तो द सेकेंड सेक्स आज तक आधुनिक नारीवाद के लिए एक मूलभूत पुस्तक बनी हुई है। इसका पहली बार जो है वो अनुवाद हिंदी में अनुवाद किया गया 1991 में। भारतीय नारीवादी और उपन्यासकार प्रभा खेतान, अभी हम लोगों ने फिगर देखा था, ने स्त्री उपेक्षिता, ये नाम याद रखेगा, स्त्री उपेक्षिता नाम रखा था। तो उसके रूप में किया गया था जिसका शाब्दिक अनुवाद जो है वो महिलाओं की उपेक्षा है। तो पश्चिमी और भारतीय दर्शन में परंपरागत खेतान ने अस्तित्ववाद पर विस्तार से लिखा है। फिर भी जो है उनके अनुवाद में कई चूक देखे गए हैं और सरलीकरण देखे गए हैं। उसी कारण अभी वर्तमान समय में फिर से अनुवाद किए जा रहे हैं, ठीक है। जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हिंदी प्रकाशक वाणी प्रकाशन में 2022 में एक नया अनुवाद शुरू करने का फैसला किया जिसका मोनिका सिंह ने सीधे फ्रेंच से अनुवाद किया। 2 खंडों में से जो अभी वर्तमान में पहला हाल ही में पिछले महीने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के दौरान जारी किया गया, जिससे हिंदी पाठकों को पाठ तक पूर्ण और विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित हो सकी, ठीक है। और यह ब्यू बोयर के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव और उस सम्मान की बात करता है जिसके साथ दुनिया भर में नारीवादियों द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। तो तथ्य यह है कि गर्भपात अब एक मौलिक अधिकार बन गया है फ्रांस में, जो फ्रांसीसी संविधान में निहित है, और इसका श्रेय जो है ब्यू बोयर को बहुत हद तक जाता है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि एक असाधारण महिलाओं की विरासत आज राजनयिक के रूप में हमारे काम में परिलक्षित हो गई, ठीक है। और फ्रांस एक नारीवादी विदेश नीति का समर्थक है, एक समर्पित रणनीति के साथ जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और अपने सभी द्विपक्षीय उपक्रमों, विकास सहायता में महिलाओं और लड़कियों के अधिकार को मुख्य धारा में लगातार लाने का प्रयास करता है। उसी के लिए जो है वो बहुपक्षीय निकायों में भी लगातार वकालत करता है कि महिलाओं को लगातार सशक्त करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। तो 2021 में फ्रांस ने जनरेशन इक्वलिटी फोरम की सह अध्यक्षता की, जो नागरिक समाज और युवा लोगों के साथ साझेदारी में 1995 महिलाओं पर बीजिंग विश्व सम्मेलन के बाद से सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी कार्यक्रम था, ठीक है। लगातार जो है नारियों को सशक्त करने के लिए वैश्विक स्तर पे इस तरह के सम्मेलन किए गए। तो अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है, तो भारत ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं बनाई है, जिससे कि ये याद रखिएगा SDG 5 जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के लिए है। उसी को लिंग समानता को लागू करने का प्रयास कर रहा है। तो लैंगिक समानता के लिए 2019 के बियारिट्ज, ये नाम याद रखिएगा, बियारिट्ज साझेदारी जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए है, नाम याद रखिएगा, बियारिट्ज साझेदारी में शामिल होना। और हाल ही में स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में सदस्यता प्राप्त करना भी शामिल है। तो मेरा मानना है कि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस और भारत साथ मिलकर और भी महत्वपूर्ण प्रयास कर सकते हैं, जिससे समाज, देश के अच्छे पदों पर महिलाओं का योगदान बढ़ेगा। उससे महिलाओं के लिए जो सोच है वो पितृसत्तात्मक सोच है, उसमें कुछ चेंजेज आएगी, ठीक है। लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा और महिलाओं लड़कियों के लिए सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था। किसी महिला को कोई सम्मान दिलाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है महिलाओं के द्वारा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है फ्रांस के द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए, तभी तो एबॉर्शन को फ्री करवाया गया है महिलाओं के लिए। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नॉट लॉ नॉर ड्यूटी, इंडियंस आर बीइंग लॉन्ड इनटू फाइटिंग अनदर कंट्रीज वार। बहुत बड़ी संख्या में जो इंडियंस हैं वो रसिया यूक्रेन के वार में शामिल हुए हैं और रसिया के द्वारा लगातार जो है इंडियन यूथ को भ्रमित करके यूक्रेन के सामने
फ्रंट सैनिकों के रूप में लड़ाया जा रहा है। इससे अभी हाल ही में 2 इंडियन यूथ की मौत हो गई है। उसी के कारण जो है हैदराबाद के सांसद ने अभी एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री में एक आवेदन किए थे। उसी के बाद से लगातार जो है वो सरकार जो है बहुत तेज से कार्य कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो है वो भ्रमित किया गया था। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो रूस यूक्रेन संघर्ष में ये जो थे एक इंडियन थे जिनका फिगर देख सकते हैं। तो रूस यूक्रेन संघर्ष में एक दूसरे भारतीय की अभी मौत हो गई, जिसकी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि कर दी। और इस बात का प्रमाण है कि स्थिति उन भारतीयों पर भारी पड़ रही है जिन्हें रूसी सेना के साथ काम करने का लालच दिया गया है। तो युद्ध की अग्रिम पंक्ति में फंसे दर्जनों भारतीयों की यही कहानी है। ठीक है, तो कैसे फंसे, लालच क्या था जो दिया गया रूसी सेना के द्वारा। तो इस सप्ताह सरकारी एजेंसियों को भारत में भर्ती करने वाले, ठीक है, भारत में जो भारतीय यूथ को भर्ती किए जाते हैं विदेशों के सैनिक टोलियों में, ठीक है, सैन्य ग्रुप्स में, तो उसी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो उसी में सीबीआई ने विभिन्न वीजा देने वाली जो एजेंसियां हैं वहां पे भी छापेमारी की। उसी में आगे कहा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं वो मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो रूस में अगर घूमने जाते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के धोखे का आरोप लगाकर उन्हें देश में आरोपित किया जाता है और उन्हें जबरन जो है वो सैनिक के रूप में यूक्रेन भेजा जा रहा है, जहां उन्हें खतरनाक नौकरियों के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनमें से कई को ऑनलाइन वीडियो विज्ञापनों द्वारा भी धोखा दिया जा रहा है, जिसमें अग्रिम पंक्ति से दूर सेना में सुरक्षित नौकरी का वादा किया जाता है कि आपको बॉर्डर पे नहीं खड़ा किया जाएगा, आपको ऑफिशियल काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है। और वहीं अगर एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं तो जबरन उन्हें जो है वो बॉर्डर पे फ्रंट में भेज दिए जाते हैं। तो यहां तक कि पड़ोसी यूरोपीय शेंगेन राज्यों में अधिक आकर्षक नौकरियों का भी संकेत दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं भारतीय यूथ के लिए भ्रमित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है। देख सकते हैं यही वीडियो हाल ही में आया था जिसमें 7 भारतीय जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनके पास कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो हाल ही में कब्जे वाले क्षेत्रों में रूस और यूक्रेन के बीच सीमा पर लाइव कराई गई देखने से पता चला है कि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो तैनात हैं वो भारतीयों के वीडियो भी सामने आए हैं। तो भारत सरकार और रूस में भारत के दूतावास भी शामिल है और वे भी ऐसा पुष्टि कर रहे हैं कि भारतीयों को घर लाने के लिए जल्दी छुट्टी देने के लिए रूसी सेना के साथ वार्तालाप का कार्य किया जा रहा है। ऐसा दूतावास के द्वारा कहा गया है जो रूस में स्थित है। ठीक है, भारतीय दूतावास। तो सरकार की कार्रवाइयों में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो सरकार की कार्रवाइयों में बहुत ज्यादा देरी हुई। सूरत और अभी 2 लोग जो मारे गए हैं रशियन सैनिक के रूप में, एक जो थे वो सूरत से थे, एक जो थे हैदराबाद से थे। ठीक है, और उनका शव भी अभी तक वापस नहीं लाया जा सका है। इससे आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने सैन्य नौकरियों के लिए रूसी प्रस्तावों के खतरे के बारे में अब तक बात नहीं की, जबकि यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन विज्ञापन और भर्ती महीनों से चल रही है। तो ऐसा लगता है कि सरकार को समस्या के बारे में तभी अवगत कराया गया जब हैदराबाद के एक सांसद ने जनवरी में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कुछ घटकों को वापस लाने में सहायता मांगी। ठीक है, तब से जो है अधिकारियों ने लगातार जो है इधर ध्यान दिया और सीबीआई के छापे पड़े। ठीक है, बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए और रूस में मौजूद लोगों के जो अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वहां से भी पता चला कि लगभग 100 लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। भारतीय यूथ जो है वो शामिल किए गए हैं रूसी सैनिक के रूप में। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि अन्य संघर्ष क्षेत्र जो है अगर भारत सरकार सही कदम नहीं उठाता है, उसके द्वारा भेदभावपूर्ण कार्य किया जा रहा है। लगातार जो है वो भारतीय युवा को अपने सैनिक के रूप में रिक्रूट करके और युद्ध में लड़ने के लिए फ्रंट में भेज दिया जा रहा है। और अगर भारत कोई एक्शन नहीं लेता है तो इसका दुरुपयोग जो है वो इजराइल के द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार युद्ध भी चल रहा है और इजराइल भी जो है इससे प्रेरित होकर बड़ी संख्या में भारतीय युद्ध को अपने सैनिक के रूप में फिलिस्तीन में लड़ने के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार को बहुत तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता है, कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और लगातार जो है डायरेक्ट रूस के सरकार से बात करने की आवश्यकता है। तो सरकार को यह बताना होगा कि रूस के साथ अच्छे संबंध के बावजूद रूसी अधिकारियों के साथ सभी लोगों को अधिक मजबूती से वापस लाने का मामला क्यों नहीं रख पा रहे हैं। इसने इस सवाल को भी टाल दिया है कि इसने एक अन्य संघर्ष क्षेत्र, वही बात कहा जा रहा है कि इजराइल में बड़े पैमाने पर भारतीय अभियान को भी हरी झंडी दे रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रेरित कर रही है इजराइल को भी कि इस तरह के कार्य कर सकते हैं भारत में आके। तो घरेलू स्तर पर और विदेशों में भागीदारी को यह स्पष्ट करने के लिए अधिक संरचित, पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी कि भारतीय जीवन के मायने रखते हैं। ठीक है, भारतीय जो भी हैं, जो भी लोग हैं, उनके जीवन के एक मायने हैं। तो प्राथमिकता है यही है, सरकार से अनुरोध किया जा रहा है
कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द रूसी सरकार से जितने भी भारतीय उनके सेना में शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत सुरक्षित वापस लाया जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि घर की कठिन आर्थिक स्थिति के कारण दूसरों को नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत सरकार के द्वारा अभी एक नया टोल कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। इसमें मुख्य बातें जो है, फास्ट टैग जो है वो उससे अलग होगा, क्योंकि इसमें जीपीएस बेस्ड सिस्टम है और जीपीएस जो है वो यूएसए का है, तो इसमें जीपीएस के स्थान पे गगन को लाया गया है। ठीक है, जो कि एक भारत का जीपीएस है और ये लगभग 10 मीटर तक एक्यूरेसी देने में सफल होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सी बाधाएं भी हैं, इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरवरी में संसद में ही कहा था कि 2024 के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली पर आधारित एक नई राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली लागू करने की योजना बनाई गई है। तो ये क्या है नई योजना? तो वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली एक शब्द है जिसका उपयोग जीपीएस की बात के जरिए अमेरिका के जीपीएस सहित किसी भी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो यह अकेले जीपीएस की तुलना में विश्व स्तर पर उपयोगकर्ताओं को अधिक सटीक स्थान और नेविगेशन जानकारी प्रदान करने के लिए उपग्रहों के एक बड़े समूह का उपयोग करता है। ठीक है, तो जीपीएस के स्थान पर गगन लाया जाएगा। तो इसी में परिवहन मंत्री के द्वारा कहा गया कि इसके कार्यान्वयन में एक ओबीयू ऑन बोर्ड यूनिट या फिर एक ट्रैकिंग डिवाइस शामिल होगा, जो एक वाहन के अंदर लगाया जाएगा, जिसका स्थान जो है वो गगन लेगा। ठीक है, वहां पे गगन से कनेक्टेड रहेगा, जो सैटेलाइट है। तो भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके अनुमानित रूप से मैप किया जा सकता है, जो लगभग 10 मीटर की सटीकता रखता है। ठीक है, 10 मीटर दूर तक ये सैटेलाइट जो है आने में सफल हो जाएगा। 10 मीटर से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में सफल हो जाएंगे। तो देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी लंबाई के निर्देशांक को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की मदद से लॉगिन करना होगा और किसी विशेष राजमार्ग पर टोल दर निर्धारित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जिसके अनुसार वाहन के लिए टोल राशि की गणना की जाएगी। तो इसी के द्वारा यह तय किया जाएगा कि कितनी दूरी होगी और फिर इसे जो ऑन बोर्ड यूनिट है उससे जुड़े वॉलेट से जो पैसे हैं, जो राशि है वो काटे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस होगा कि टोल टैक्स कटेगा। तो सिस्टम में कार्यान्वयन उद्देश्यों के लिए राजमार्ग पर विभिन्न बिंदुओं पर अतिरिक्त रूप से सीसीटीवी कैमरों के साथ गैंट्री भी होता है। जैसे यहाँ पे रोड है ना, तो ऊपर में लगाया रहता है, इसी को गैंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रैक करेंगे जितने भी ओबीयू लगे होंगे, ठीक है, ऑन बोर्ड यूनिट लगे होंगे, यहीं से ये स्कैन होंगे। ठीक है, इसी को कहा जाता है गैंट्री। तो ये वाहन की उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की एक छवि कैप्चर करेगा और सत्यापित करेंगे कि क्या सड़क उपयोगकर्ता ट्रैकिंग डिवाइस को हटाकर या फिर ओबीयू ऑन बोर्ड के बिना यात्रा करके सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी समस्याएं भी देख सकते हैं, इसी को गैंट्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये ट्रक पार हो रहा है तो इसी से स्कैन होगा ओबीयू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा गगन से। तो कुछ चुनौतियां भी है, देख सकते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि कोई सड़क उपयोगकर्ता राजमार्ग पर यात्रा पूरी करने के बाद अपना भुगतान चुकाने में विफल रहता है तो टोल टैक्स की वसूली कैसे करेगा? उदाहरण के लिए यदि ओबीयू से जुड़ा डिजिटल वॉलेट खाली हो, ठीक है, वॉलेट में पैसा ही नहीं हो, या फिर आगे कहा जाता है क्योंकि गाड़ी को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए कोई भी बाधा शामिल नहीं है जो एक गैर अनुपालन वाले वाहन को रोक सकती हो। और जब कोई वाहन ओबीयू डिवाइस से जुड़े बिना, ठीक है, ओबीयू डिवाइस से जुड़े बिना ही राजमार्ग पर यात्रा करे तो उससे कैसे पैसे काटे जाएंगे? और भुगतान से बचने के लिए ओबीयू डिवाइस जो जानबूझकर बंद भी किए जा सकते हैं, और कार का ओबीयू डिवाइस को कम टोल चुकाने के लिए ट्रक में उपयोग किया जा सकता है, तो इसको कैसे हम लोग सुधारेंगे? इसी में आगे कहा जाता है कि उल्लंघनों को पकड़ने के लिए जो गैंट्री माउंटेड स्वचालित नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, उसी को कहा जाता है ANPR आधारित सिस्टम पूरे भारत में जो राजमार्गों पर स्थापित करने होंगे, परंतु अभी वर्तमान समय में जो है अभी तक बुनियादी ढांचा ऐसा मौजूद नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ANPR प्रणाली की सफलता लाइसेंस प्लेट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जो वर्तमान में कुछ ही शहरों तक सीमित है। ठीक है, ये समस्याएं हैं और सरकार को अवैतनिक टोल की वसूली, अपराधों को
परिभाषित करने के साथ साथ वाहनों में ओबीयू की आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रह का निर्धारण नियमों में भी संशोधन करना होगा। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। एक नया टोल टैक्स सिस्टम लाया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां भी ध्यान रखने की जरूरत है, इसे भी सही तरीके से सुधारने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, किरू हाइडन परियोजना विकसित की जा रही है, तो ये किस रिवर पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाव। ठीक है, तो किरू हाइडन परियोजना जो है वो चिनाव नदी पर है। तो किरू हाइडन परियोजना जो है किश्तवाड़ जिले जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर विकसित है। ठीक है, जो लगभग 624 मेगावाट की रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के लिए लाया गया है। तो रन ऑफ रिवर परियोजना जो है वो जल विद्युत प्रणालियां हैं जो बड़े बांध और जलाशय की अनुपस्थिति में भी बिजली उत्पन्न करने के लिए बहते पानी से, ठीक है, ऊर्जा एकत्र करने में सक्षम है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और यूटी जैसे कि चंडीगढ़ हो गया या दिल्ली, इस तरह के जो बांध हैं इस बिजली के लाभ उठाने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना फूड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, ठीक है, को आकर्षित करना है। यह मौजूदा व्यवसायों के विलय और अधिग्रहण की सुविधा देता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, सामाजिक विकास क्षेत्र में काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन इसके लाभार्थियों में से एक है। तो कौन कौन से कथन जो है वो सही हो जाएंगे? तो इसमें जो है कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सारे के सारे जो कथन हैं वो गलत हैं। क्यों गलत है? तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्देश्य जो है वो व्यक्तियों को व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता तैयार करना है। यह पहल जो है वो विघटनकारी प्रौद्योगिकी के युग में कर्मचारियों की प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, कॉम्पिटिटिव और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनके जो स्किल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट कराना और उनके जो स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करना। ठीक है, और यह जो है वो 22 वीक का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 22 सप्ताह के लिए व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यावहारिक सीखने के लिए, ठीक है, माध्यम से सैद्धांतिक समझ को, जिसमें थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, को व्यवहारिक अनुभव के साथ एकीकृत किया जाता है। और भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ सहयोग किया है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट और प्लस फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है इसका सहयोग किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के लिए, खास के जो स्ट्रीट वेंडर है और दूसरा जो है वो छोटे दुकानदार। तो ध्यान रखिएगा, यह पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुआना वर्म डिजीज क्या होता है और इसके क्या कारण है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासिटिक वर्म या फंगस? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पैरासाइटिक वर्म, परिजीवी कीड़ा जो होता है वो गुआना वर्म डिजीज का सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, तो गुआना कृत्रिम जो रोग है वो परिजीवी कृमि, याद रखिएगा, ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होता है। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए सुदर्शन सेतु पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मांडवी को पोरबंदर से जोड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह अरब सागर पर है। चौथा स्टेटमेंट है, इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1, 3, 4। ठीक है, दूसरा जो है वो स्टेटमेंट गलत है। सुदर्शन सेतु पुल जो है देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है और इसकी एक अनूठी डिजाइन है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। और पुल ऊर्जा कुशल है क्योंकि पुल पर स्थापित सौर पैनल जो है वो रात में पुल की रोशनी के लिए बिजली प्रदान करती है। और यह जो है अरब सागर पर है और इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या फिर सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया। और कथन 2 इसलिए गलत है कि यह गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि से ओखा से लेकर जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, द्वारका द्वीप को ओखा से जोड़ता है सुदर्शन सेतु पुल।
तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। कैसा लगा मेरा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।